आगरा के मंडलायुक्त और बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी, जो आगरा कॉलेज की प्रबंध समिति के माननीय अध्यक्ष भी हैं। हमारे विधायक आगरा छावनी क्षेत्र के पूर्व मंत्री डॉक्टर जी.एस. धर्मेश जी, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी श्री राजेश कुमार जी, कुलपति शारदा विश्वविद्यालय प्रोफेसर जयंती रंजन जी, श्रीमती निर्मला दीक्षित जी जो पूर्व सदस्य हैं महिला आयोग की, श्री एस.पी. सिंह जी प्राचार्य सेंट जॉन्स कॉलेज, श्री वंदना जी प्राचार्य बी.डी. जैन, श्री सी.के. गौतम प्राचार्य आगरा कॉलेज, आर.बी. गौतम जी, सम्मानित मंच, उपस्थित श्रेष्ठ और ज्येष्ठ अतिथिगण, शिक्षकगण, आगरा कॉलेज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के माननीय सदस्यगण, प्यारे बच्चों, ये सरजमी श्रद्धेय गंगाधर शास्त्री जी की देन है। उनके द्वारा दी गई ये भूमि लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के हेतु दी गई थी और फिर ऐसा शिक्षण संस्थान बना जो आज पूरे देश में सर्वाधिक पुराना डिग्री कॉलेज है। बेशक कलकत्ता का उस समय हिंदू कॉलेज नाम रहा, बाद में नामांतरण होते गए, वो आज यूनिवर्सिटी बन गया। इससे पुराना था, लेकिन आज वर्तमान में जितने भी डिग्री कॉलेज स्थापित हैं उसमें सबसे पुराना नाम यदि है तो आगरा कॉलेज आगरा का है। आज हम गंगाधर शास्त्री जी की स्मृति में यह आयोजन कर रहे हैं। उनके वंशज भी आज हमारे सामने मौजूद हैं, आए हैं। मित्रों, भारत के विशाल आंगन में महापुरुषों की आत्माएं फिर फेरा लगाती हैं। कौन अंजलि में जल भर उनका तर्पण करता है। आज ये कार्यक्रम उन श्रद्धेय गंगाधर शास्त्री जी का तर्पण ही है जो आगरा कॉलेज कर रहा है। उनके नाम पर कुछ अर्पण कर रहा है और ये आयोजन उनका स्मरण कर रहा है। मित्रों, मुझे गौरव है इस बात का कि मैं इस कॉलेज का छात्र रहा हूं, जो कि एक मील का पत्थर है इस देश के लिए। मैंने भी आपसे बच्चों आपकी भांति यहां पर विद्याध्ययन किया है, लेकिन क्या कारण था कि इस जमीन पर जिसमें आज कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इससे पूर्व यहां पर आगरा कॉलेज कोई गतिविधि नहीं कर सकता था, क्योंकि कुछ अराष्ट्रीय समाज के लोगों की, चंद लोगों की, उनमें से असामाजिक तत्वों की, सांप्रदायिक मानसिकता के लोगों की यहां पर निगाह थी। वो नहीं चाहते थे कि यहां पर कुछ शिक्षण व्यवस्था स्थापित हो, शिक्षा का प्रसार हो। जिसकी भूमि है उसके पास यह शैक्षिक गतिविधि करने का स्थल बने। मेरे जानकारी में तीसरा प्रयास ये हुआ था। पहला जब मैं छात्र था यहां पर, तब हुआ। एस.एन. दुबे साहब प्रिंसिपल थे, कड़े प्रिंसिपल थे, अनुशासन उनका स्वभाव था, लेकिन सरकार उस समय कांग्रेस की थी। प्रयास हुआ
प्रतिरोध हुआ सामाजिक तत्वों द्वारा, प्रयास विफल हो गया। फिर एक जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी, जबरदस्त शख्सियत के मालिक मुख्तियार सिंह साहब इस कॉलेज के प्रिंसिपल बने। उन्होंने भी प्रयास किया, आंशिक रूप से सफलता मिली, प्रतिरोध होने लगा, पथराव होने लगा। वो भी चूंकि समाजवादी पार्टी का शासन था, इसलिए इस इच्छा को पूरी नहीं कर पाए। मेरे दिल में तड़प थी, मैंने दोनों दृश्य देखे हैं कि आखिर आगरा कॉलेज की जमीन, पंडित गंगाधर शास्त्री की दी हुई ये भूमि, पावन भूमि, इसमें अराष्ट्रीयता के काम नहीं होने चाहिए। प्रिंसिपल बने सीके गौतम साहब, इनसे मैंने अनुरोध किया कि यहां पर बाउंड्री का निर्माण करके इस जमीन को अपने लिए उपयोग में लीजिए। 35 बीघा जमीन, आप लोग आए हैं, आपने इसका विस्तृत रूप देखा भी है अपनी आंखों से, और जिसकी है वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि मुश्किल हो सकती है। मैंने कहा जान लीजिए कि योगी सरकार है और इस कॉलेज का एक छात्र उच्च शिक्षा मंत्री भी हो गया है। तड़प है उसके दिल में कि आगरा कॉलेज की जमीन, पंडित गंगाधर शास्त्री जी की दी हुई पावन भूमि शैक्षिक कार्यों में ही हो। उन्होंने हिम्मत जुटाई, कमिश्नर साहब से बात हुई, मेरी डीएम साहब से बात हुई, सीपी साहब से बात हुई, और सबका जबरदस्त सहयोग मिला। और उस सहयोग का परिणाम है, आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री का निर्माण और ये शैक्षिक का कार्यक्रम और कुछ योजनाएं जो अभी शिलान्यास हुआ है, जिनका वो भी हमारे महान पुरुषों के नाम से घोषित होंगी, घोषित की गई है, निर्मित होंगी। कौन जानता है, कम लोग जानते होंगे, छात्र जहां बैठे हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी कौन थे, क्या योगदान था उनका आक्रामक और स्वतंत्र वाणी को समाज के बीच में लाने का। क्या योगदान था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। जब उनके नाम से यह संस्थान बनेंगी तो निश्चित रूप से लोग उनको जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे। मैं साधुवाद देना चाहता हूं यहां के प्राचार्य महोदय को, जिन्होंने इस काम के लिए आगे आए। मैं जिस जगह बैठा हूं वहां से जो सहयोग होगा करूंगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आगरा कॉलेज जैसे उच्च शिक्षा धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की एक स्थान बनाती जा रही है, आगरा कॉलेज भी एक स्थान बनाए प्रदेश में। अभी आप मंचन देख रहे थे, मैंने देखा उसमें किस तरीके से भक्ति और देशभक्ति का समन्वय, सामंजस्य, एकात्मता दिखाई गई उसमें। प्रभु श्री राम के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में, शिव तांडव से शिव जी के बारे में हमको अवगत कराया गया। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि आप में वो शक्ति है, क्योंकि आपका भी योगदान है यहां पर इस बाउंड्री के निर्माण में। क्योंकि जब जब क्लैश आया था तब आप भी चट्टान की तरह यहां खड़े हुए थे, मेरी जानकारी है। तो इन सब छात्र छात्राएं भी साधुवाद की पात्र हैं, और उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। राम कौन थे, कृष्ण क्या थे, शिव ने क्या परिवर्तन किया,
राम मनोहर लोहिया जी ने एक जगह लिखा है कि भले ही लोग राम, कृष्ण और शिव को भगवान माने ना माने, लेकिन एक बात मानने से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन तीनों का राष्ट्रीय एकात्मता बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। प्रभु श्री राम उत्तर से चले, दक्षिण पहुंचे, रास्ते में आदिवासी, गिरिवासी, बनवासी सबको एकत्रित संगठित करते हुए उस समय नहीं, पूरी आज तक की सृष्टि की सबसे बड़ी ताकत रावण को हराया था, ये प्रभु श्री राम थे। एक सूत्र में पिरोते हुए चले थे देश को। कृष्ण पश्चिम क्षेत्र से चले, पूर्व की तरफ पहुंचे, एक सूत्र में बांधते हुए देश को। और यही कारण है कि मथुरा में यदि राधा कृष्ण पूजे जाते हैं तो पूर्वोत्तर में रुक्मिणी कृष्ण पूजे जाते हैं। एक सूत्र में देश को बांधा है। भगवान शंकर पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामाख्या से कटक तक, जिनके ज्योतिर्लिंग है, पूरे देश को एक सूत्र बांधा है जिन्होंने, तो भगवान शंकर हैं, उनके ज्योतिर्लिंग हैं। और जब वो क्रोधित होकर सती के शव को भी लेकर घूमते हैं तो पूरे देश के अंदर 52 सिद्धपीठ स्थापित होती हैं। ये एक सूत्र बांधा है, ये उनका योगदान है हमारे। तो जहां वो भक्ति के प्रतीक हैं, तो राष्ट्र की एकात्मता के भी काम किए उन्होंने। इस देश में हमेशा युवाओं ने परिवर्तन लाया है। यहां मैं देख रहा हूं देश की युवा शक्ति बैठी है छात्र शक्ति के रूप में। आने वाला समय उनका है। इस इतिहास इस बात का साक्षी है मित्रों कि जब जब युवा नेतृत्व ने करवट ली है, देश में बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, सकारात्मक दृष्टि बनी है। चाहे वो शंकराचार्य जी के रूप में हो, चाहे वो शिवाजी के रूप में हो, चाहे राणा प्रताप के रूप में हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में हो, चाहे चाणक्य के रूप में हो, सबने एक सूत्र में बांधा। अल्पायु में विवेकानंद जी ने अल्पायु में ही पूरे विश्व को एक संदेश दिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने तो यह भी लिखा है, आप शिक्षक हैं और शिक्षार्थी हैं, कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षा वो जो ज्ञान और विज्ञान सिखाए। उन्होंने लिखा है ये, शिक्षा वो जो हमें नैतिकता और संस्कार बताए। शिक्षा वो जो स्वावलंबी बनाए। वो कौन सी शिक्षा है मित्रों जो संस्कार नहीं दे सकती। संस्कार कैसे देती है शिक्षा? उदाहरण के तौर पर यदि कोई चिकित्सा का काम सीख रहा है, डॉक्टरी का कोर्स कर रहा है, तो उसे संस्कार में मिला था। कोरोना काल में आपने देखा कि अपने जीवन को होम कर देगा, लेकिन अपने मरीज की रक्षा करेगा, उसको जीवन दान देगा। यह शिक्षा है। लेकिन वो कौन सी शिक्षा है जो डॉक्टरों को हत्यारा बनाती है, आतंकवादी बनाती है? वो कौन सी शिक्षा है? वो कौन से शिक्षण संस्थान है जो ऐसी फसल उगाते हैं? और वो कौन से शिक्षक हैं जो इस तरह के संस्कार देते हैं आने वाली नस्लों को? आप देख रहे हैं। वो कौन सी शिक्षा है जो बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाने के बजाय पत्थर थमाती है? वो कौन सी शिक्षा है? वो कौन सी शिक्षा है जो बच्चों को कंप्यूटर नहीं देती, पटरियों पर खंबे बिछा दो, पत्थर डाल दो, ये सिखाती है? हम सबको सोचना होगा और इस चुनौती का जवाब देने के लिए संगठित होना होगा। जब मेरा नेता कहता है एक रहोगे तो सिर्फ रहोगे, दूसरा नेता कहता है बटोगे तो कटोगे, ये संदेश देते हैं वो।
एक रहना है इस देश के लिए, समाज के लिए, विकसित भारत निर्माण के लिए। ये अभी जो कार्यक्रम लिए हैं आपके प्राचार्य महोदय ने और आपके पूरे आगरा कॉलेज के स्टाफ ने चिंतन करके, मनन करके, मंथन करके, जब किसी विषय पर चिंतन होता है, मनन होता है, मंथन होता है, तो अमृत निकलता है, और वो अमृत जब समाज में वितरण होता है तो समाज को नई दिशा देता है। तो ये अभी निर्णय लिए हैं, आगामी योजनाएं बनाई हैं, ये विकसित भारत जो मेरे नेता ने सोचा है, उसमें एक कदम मैं मानता हूं, उसको उस महायज्ञ में एक आहुति मानता हूं। विकसित भारत कैसे बनेगा मित्रों? विकसित भारत जब बनेगा जब विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, सभी प्रदेश विकसित होंगे। विकसित प्रदेश कैसे बनेंगे? जब विकसित जिले होंगे। विकसित जिले कैसे बनेंगे? जब ऐसी सभी संस्थान विकास के लिए जुटेंगे या विकसित बनेंगे, तब विकसित भारत का निर्माण होगा। विकासशील देशों में जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, निचले पायदान पे था भारत, आज उछले पायदान पे आ चुका है। हमने उस देश को पीछे छोड़ दिया जिसने कभी हम पे हुकूमत की थी। ब्रिटेन अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हमसे पीछे हो गया है, हम दुनिया के 12वें नंबर से 4थे नंबर पे आ चुके हैं, ये दिया है उन्होंने। एक वाक्य में यदि समेटे उनके कृतित्व को, क्योंकि बताएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, कि अंतरिक्ष, समुद्र की गहराइयों से और अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक यदि भारत का तिरंगा लहराया है तो मोदी जी की वजह से लहराया है। अब उन्होंने विकसित भारत की कल्पना की है, पूरे देश को दी है, और जब वो विजन बनाते हैं, विजन देते हैं, तो उसे अपना मिशन बना लेते हैं, और मिशन के बनाकर पैशन से जुड़ जाते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन मित्रों, उन्होंने इस देश की युवा शक्ति को सामने रखते हुए इतना बड़ा निर्णय लिया है कि 2047 तक ये राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो। आज जो विकसित राष्ट्र अपनी दादागिरी चलाते हैं, जब हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे तो आंखों से आंख मिला के बात करेंगे, सीने से सीने टकरा के बात करेंगे। यह कल्पना दी है उन्होंने। आप सबको उस महायज्ञ में आहुति देनी चाहिए। हर नौजवान को, हर शिक्षा संस्थान को, हर विषय से जुड़े हुए व्यक्तियों को, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है 2047 विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में। लेकिन बनेगा, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लेकिन हम सबका क्या योगदान होगा यह हमें सोचना चाहिए। राष्ट्रभक्ति किसे कहते हैं मित्रों? क्या वो जो फौज पे लड़ रहे हैं, अपने आज को हमारे कल के लिए बलिदान कर रहे हैं, हमें जीवन बचाने के लिए अपने सीने पे गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, वही राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्त हैं वो, वंदनीय है, अभिनंदनीय है, हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन हम सबके लिए राष्ट्रभक्ति की परिभाषा यदि मैं बहुत सरल शब्दों में बताऊं, कि जो जिम्मेदारी समाज ने हमको दी है या जो हमने समाज से ली है, उसका ईमानदारी और समर्पित भाव से काम करें उस पर, यही राष्ट्रभक्ति की परिभाषा है। तो हम सबको जो जिम्मेदारी मिली है, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, चाहे कोई किसी और मोर्चे पर बैठे हो, सबको ईमानदारी से, समर्पित भाव से काम करना होगा। विकसित भारत का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ना होगा। एक सूत्र दिया है, देखिए हमारे नेता ने, बहुत सरल सूत्र, कि विकसित भारत के निर्माण का मार्ग क्या होगा। उन्होंने आह्वान किया है, स्वदेशी अपनाइए। स्वदेशी अपनाएंगे तो आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे।
आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे तो समर्थ और समृद्ध भारत बनाएंगे, समृद्ध और समर्थ भारत बनाएंगे तो सशक्त भारत बनाएंगे, और जब सशक्त भारत बनाएंगे तो विकसित भारत बनाएंगे। ये उन्होंने एक सूत्र दिया है। स्वदेशी अपनाना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं किस तरह हम चोट पहुंचा देते हैं अपने अर्थव्यवस्था को। कोका कोला, पेप्सी कोला पीते हैं हम लोग। स्वदेशी पेय नहीं है मित्रों। हम लोग पुराने लोग जानते हैं, आओ भगत होती थी मेहमानों की, शिकंजी, शरबत, अपने घर के बने हुए पेय, इनसे होती थी। अब सब भूल गए, विस्मृत हो गए ये पेय सबको। वो शरबत बनाने के उद्योग, वो छोटी छोटी एसेंस की शीशी आती थी जिसमें शरबत बनते थे, वो उद्योग। नाई की मंडी के लोग रहते होंगे, नाई की मंडी के चौराहे पर एक कंचा वाला पेय मिलता था उस समय 30 पैसे में, जब हम पीते थे, वो खत्म हो गया। यानी यहां के सभी उद्योग दम तोड़ गए और हम उन अपने पारंपरिक पेय को भूल गए। इसलिए वो कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे उद्योग आगे बढ़ेंगे, हमारे जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ है, रहन सहन है, वो आगे बढ़ेगा और देश सशक्त बनेगा, विकसित बनेगा। इसी संकल्प को आप लोग लीजिए। यही कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।